नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उसी बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैराथन आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ, जिस बहुविकल्पीय में पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वो प्रश्नों का समाहित करके एक साथ चैप्टर वाइज पूरे बहुविकल्पीय प्रश्नों का श्रृंखला यहीं पे कराया जाएगा, ताकि आपके जो एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में 20 में से 20 अंक आप अर्जित कर पाएँ। तो आइए हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पहला कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से माना जाता है। दूसरा प्रश्न है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी आपको बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसमें से पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा है 1814, तीसरा 1861, चौथा है 1871। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1848। तीसरा प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। आप जानते हैं कि नेपोलियन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था यह हमको बताना है। पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। चौथा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन नंबर 1 है ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, सी है काइजर विलियम प्रथम और डी है मैत्सिनी। तो इसमें सही आंसर है ऑटो वन बिस्मार्क, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाए थे। पांचवा प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, यानी कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन है 1852, दूसरा है 1853, तीसरा है 1854 और चौथा है 1858। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1854। आते हैं छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां कह रहा है नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन 1814, दूसरा है 1815, तीसरा है 1817 और चौथा है 1818। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी नेपोलियन की पराजय किस वर्ष हुई थी। तो आप जानते हैं कि 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन है मैजनी, दूसरा है गैरीवाल्डी, तीसरा है कावूर और चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि ये तीनों लोग मुख्य भूमिका निभाए थे इटली के एकीकरण में। अगर आपके एग्जाम में इसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम लेता है, बाकी ऑप्शन में अन्य लोगों का नाम लेता है, तो उसमें उसी व्यक्ति का नाम टिक करेंगे। अगर तीनों आता है तो तीनों में आप सही करेंगे ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। पहला है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से था। किससे था बाबू, जर्मनी से था। अगला प्रश्न है वियना की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला है 1814, दूसरा है 1815, तीसरा है 1816, चौथा है 1817। तो वियना की संधि कब हुई थी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1815। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1788, ऑप्शन नंबर बी है 1790, ऑप्शन नंबर सी है 1789 और ऑप्शन नंबर डी है 1888। इसका सही ऑप्शन है 1889। ये अगला प्रश्न देखते हैं
अगला है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है? कह रहा है पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा है मैथ्सिनी। आपको बताना है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथ्सिनी। कौन होगा बाबू? मैथ्सिनी। अगला प्रश्न है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम किसको जाता है, यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मेटरनिख, दूसरा है काबूर, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है मैथ्सिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिख का है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? आपको बताना है कि सर्वप्रथम संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? आपको बताना है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। इसमें पहला ऑप्शन है सीमित राजतंत्र, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है असीमित राजतंत्र और चौथा है गणतंत्र। तो आप जानते हैं कि 1789 में जब वहां पे फ्रांस में क्रांति चल रही थी तो वो उस समय सीमित राजतंत्र था, यानी कि ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का सर्वप्रथम सम्राट घोषित किया गया था? यानी कि निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था उसके बाद से किसको जर्मनी का अगला सम्राट घोषित किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन है काइजर विलियम प्रथम, दूसरा है विलियम द्वितीय, तीसरा है फ्रेडरिच विलियम प्रथम और चौथा है ऑटो वन बिस्मार्क। तो जर्मनी का किसे सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काइजर विलियम प्रथम होगा। इसका सही प्रश्न को तो उत्तर होगा काइजर विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? अब आपको बताना है कि 1861 में एकीकृत इटली का संस्थापक मतलब सम्राट किसे घोषित किया गया था। इसमें पहला है इमैनुअल द्वितीय, दूसरा है ज्यूसेppe मैथ्सिनी, तीसरा है विलियम प्रथम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इटली के एकीकरण के बाद किसे सम्राट घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न है बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी? आपको बताना है कि जो बिस्मार्क थे वो किस नीति के द्वारा जर्मनी को आज़ाद कराने में सफलता पाए थे। इसमें पहला है उदारवाद की नीति अपनाए थे, दूसरा है कि रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थे, तीसरा है कि पृथक्करण नीति अपनाए थे, चौथा है लोकतांत्रिक नीति अपनाए थे। आपको बताना है कैसा नीति अपनाए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लौह एवं रक्त की नीति अपनाए थे, तब जाके जर्मनी को एकीकृत करने में सफलता पाई थी। अगला प्रश्न है कुस्तुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि कुस्तुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1840, ऑप्शन नंबर बी है 1850, ऑप्शन नंबर सी है 1834 और ऑप्शन नंबर डी है 1832। तो इसका सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या है कि कुस्तुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आप जानते हैं कुस्तुनिया की संधि वर्ष 1832 में होती है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1832। अगला प्रश्न है उदारवाद से तात्पर्य है। आपको बताना है कि उदारवाद से तात्पर्य क्या है। ये जो नीचे वाला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो आपका वहां से 1-2 नंबर आ जाएगा, या फिर बहुविकल्पीय में आता है तो यहाँ से भी आ जाएगा, यानी कि दोनों कवर कर दिया गया है। कह रहा है कि उदारवाद से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए निजी संपत्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा देना, तीसरा है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष
समानता। चौथा है कुछ लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर दे देना, यानी कि शक्ति दे देना। तो बताना है कि उदारवाद से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। यानी कि उदारवाद का सही अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको स्वतंत्र करना चाहिए, उसके साथ साथ कोई भी अगर कानून है उसके कानून को समानता के साथ रखना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में देकर बताना है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या होता है। इसमें कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता हो, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था हो जिस सत्ता पर जनता का अंकुश होता हो। दूसरा कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता हो, यानी कि सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता हो। तीसरा कह रहा है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता हो, यानी कि बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा लोग हो उसमें सत्ता पर अंकुश होता हो। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। जान लेते हैं कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता हो। अगर सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है उसी को हम कहते हैं निरंकुशवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता हो। तो ये था पहले पाठ का बहुविकल्पीय। अब